कि जज्बातों का सैलाब आया नहीं अभी, कि जज्बातों का सैलाब आया नहीं अभी, पर ना जाने क्यों गुंजाइश मुझे हर बार की लगती है। ये बेवजह की हंसी ना जाने क्यों अब बेकार सी लगती है। मैं अक्सर भीड़ में खुद ही को ढूंढा करती हूँ, कि मैं अक्सर भीड़ में खुद ही को ढूंढा करती हूँ। खो गई हूँ ना शायद इसीलिए, कि मैं राह चलते मुसाफिरों को अपना पता नहीं बताती, कि मैं राह चलते मुसाफिरों को अपना पता नहीं बताती। पता खो चुकी हूँ ना शायद इसीलिए, मैं अंधेरे में सिमट कर रोना पसंद करती हूँ, कि मैं अंधेरे में सिमट कर रोना पसंद करती हूँ। औरों के सामने दिखावा लगता है ना शायद इसीलिए। जम्मू में हुनर की कमी नहीं है और जम्मू के अलग अलग हुनरबाजों से मैं आपको मिलाता रहता हूँ। आज जिस शख्स से मैं आपको रूबरू करवाऊँगा, उम्र पर मत जाइएगा, वो भले ही उम्र छोटी हो गई लेकिन जो पैशन वो फॉलो कर रहे हैं, वो बड़े बड़े दिग्गज जो हैं उन्हें कई साल लग जाते हैं उस प्रोफेशन में अपने नाम को बनाने में। जम्मू के जब मैं अलग अलग आर्टिस्ट से बात करता हूँ, जब मैं अलग अलग प्रोफेशनल से बात करता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है ये सुनकर, ये देख कर कि बच्चे जो हैं, जो यहाँ के यूथ हैं, वो यूथ आइकन्स बन रहे हैं और लोग जो हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं आज की डेट में सोशल मीडिया का जो है वो एक युग चल रहा है और हर एक इंसान चाहता है कि कहीं ना कहीं मेरी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़े। तो आज हम आपको जम्मू की आपकी बेटी, जो प्रोफेशन उनका अभी वो स्टूडेंट हैं, महज 18 साल उम्र है उनकी, और आज मैं बात करूं जम्मू के कई इवेंट्स जो हैं उनमें वो अपने जोहर आजमा चुके हैं। अगर मैं पेशे से बात करूं, उनकी हॉबी जो है वो आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि इतने सारे प्रोफेशन को कैसे एक साथ करते हैं। वो पोइट हैं, पोइटर्स हैं, राइटर हैं, शायरी भी करते हैं अपने ही अंदाज में, और आईएएस एस्पिरेंट भी हैं, यानी कि ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। और इतना सब कुछ जो है वो एक ही साथ में किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं और किस तरीके से पेरेंट्स जो हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि गर्ल की जहां बात आती है, लड़कियों की जहां बात आती है, तो काफी सारे लूप होल्स, काफी सारे जो हैं वो चैलेंजेस उन्हें देखने पड़ते हैं अपनी फैमिली से लेकर आगे आने वाले जो उनका फ्यूचर्स रहता है, उनके जो गोल्स रहते हैं, उन्हें कई बार जो है वो एडजस्टमेंट, कई बार उन्हें कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। सीधी बातचीत करता हूं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप सीधी बातचीत करता हूं। मैं बात कर रहा हूं पलक भसीन की, जम्मू से हैं, आप ही की जम्मू की बेटियां, सीधी बातचीत करते हैं। पलक सबसे पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस में। थैंक यू। पलक, सबसे पहले शुरुआत तो मैं यही से करूंगा कि राइटर जिस तरीके से आप लिखते हैं, तो बड़े सारे लोगों से मैं मिलता हूं। जम्मू के रिसेंटली मैं पीछे एक युवक से मिला, वो भी 18-19 साल का लड़का है, उसने 2 किताबें अपनी अब तक पब्लिश कर दी हैं। आप भी राइटर हैं, तो ये जो राइटर की जो स्किल्स हैं ये किस तरीके से डेवलप हुई और कैसे आपको लगा कि मुझे जो है वो लिखना चाहिए, मेरे अंदर काबिलियत है? जिस तरीके से हम देखते हैं कि बड़े बड़े ऑथर्स हैं, आज लोग उनको फॉलो करते हैं, राइटर्स हैं उनको फॉलो करते हैं, तो ये हुनर कैसे डेवलप हुआ? इसकी शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत बहुत जल्दी ही हो चुकी थी। जब मैं छोटी थी तब मेरे पास एक डायरी होती थी, एंड आपको पता होगा कि न्यूज़पेपर में एक सेक्शन होता है जिसमें सिर्फ पोएम्स दी गई होती हैं, बच्चों के लिए पजल्स दी गई होती हैं, जोक्स दिए गए होते हैं और भी बहुत कुछ। तो उसमें जो शायरी वाला सेक्शन था ना, तो वो मैं हमेशा कट करके वो अपनी डायरी पर पेस्ट करती थी। और उस न्यूज़पेपर के साथ एक मैगज़ीन भी आती थी, एंड उसमें भी ऐसा बहुत कुछ होता था, पोएम्स होती थी एंड शायरीज़ होती थी। तो उन्हें भी मैं कट करके अपनी डायरी पर पेस्ट करती थी एंड ऐसा रोज़ करती थी, और वो फिर मैं दोहराती थी, पढ़ती थी, एंड तब मैं शायद 3rd-4th में होंगी। तो ये तब से मतलब इसकी शुरुआत हुई थी। एंड उसके बाद सबसे पहले जो आपने राइटिंग जब आपने शुरू करी अपनी, वो क्या चीज जो थी वो आपने लिखी उस बुक में या उस किताब में जो आपने लिखना चाहा? मैं इसकी शुरुआत तो डायरी राइटिंग से हुई थी। वो मैं नॉर्मली डायरी राइटिंग लिखती थी, बट उसको फिर मैंने जब राइम किया एंड देन मुझे लगा कि नहीं, हाँ मैं लिख सकती हूँ, तो फिर बस इसकी शुरुआत हो गई। उस अभी राइटिंग के साथ साथ आप जैसे पोइटर्स हैं, कविताएं लिखते हैं, आप शायरी में हम आपको फॉलो कभी देखते हैं सोशल मीडिया, आपके इवेंट्स में जब जाते हैं तो वहाँ पे आप शायरी भी जो है वो करते हैं। तो राइटिंग अलग चीज है, कविता की बात जब आती है पोइटर्स की वो अलग है, शायरी जो है वो उससे भी डिफर है। तो तीनों स्किल्स जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर अलग हैं और उनकी अलग अलग खासियत है। तो तीनों में आपने हाथ आजमाए और तीनों को जो है आप कंटिन्यू जो साथ में पैरेलली लेके चल रहे हैं।
जी बिल्कुल, मैं तीनों लिखती हूँ। तीनों को देखते हैं। जी। तो आप जैसे कविताएं की बात आती हैं तो आप पर्टिकुलरली कोई सेक्शन चूज करते हैं कि लैंग्वेज की मैं हिंदी में जाऊंगी, इंग्लिश में जाऊंगी, या फिर डोगरी में भी आप जो है वो उसको लिख रहे हैं? मैं हिंदी में लिखती हूँ, इंग्लिश में लिखती हूँ, पंजाबी भी मुझे आती है तो उसमें भी मैंने काफ़ी सारी लिखी हैं। बस डोगरी नहीं, क्योंकि डोगरी मुझे नहीं आती है। चलिए चलिए, अब मैं जानना चाहूंगा कि आप जैसे आपने हिंदी और इंग्लिश की बात करी, तो चलिए कुछ अगर आप पोइटेस हैं तो आप हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा कि 2 लाइन्स अगर कोई आपको अभी याद है या फिर आप चाहें कि हमारे व्यूअर्स तक आप पहुंचाना अपनी जो आपने लिखा हुआ है, तो आप वो बता सकते हैं। मुझे अपना लिखा याद नहीं रहता, मैं पढ़ के सुना सकती हूँ। कोई बात नहीं, आप अपना टाइम ले सकते हैं। जी। कि ये मैंने 3-4 दिन पहले ही लिखा था एंड मुझे लगा कि नहीं यार ये बहुत अच्छा लिखा है। कहीं मतलब कुछ लाइंस खुद को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये मैंने लिखा था कि वो बेवजह की हंसी, ये दबी हुई सी मुस्कुराहट, कि वो बेवजह की हंसी, ये दबी हुई सी मुस्कुराहट, वो नादानियों में ज़िंदगी को जीना, अब दूध में कड़वा गुड़ मिलाकर है पीना। वो आसान सी मुश्किल राहें, थक गए हैं हार गए हैं, अब खुद को आखिर कैसे चाहें। वो क्या है ना, अब हिम्मत के खिड़की दरवाजे भी बस निकलने की कागार में है। अंदर लगी पुरानी तस्वीरें थोड़ा दुख देती हैं, सब बेकार में है। भीड़ में जाने का भी अब दिल सा नहीं करता, कि भीड़ में जाने का भी अब दिल सा नहीं करता। वहाँ खोई हुई मुझको तो जैसे हमेशा ये ढूंढना पड़ता। रंगों की दुनिया भी अब बेकार सी लगती है, कि रंगों की दुनिया भी अब बेकार सी लगती है। बेरंग होने की धुन जो इस सर पर अब सवार सी लगती है, कि जज्बातों का सैलाब आया नहीं अभी, कि जज्बातों का सैलाब आया नहीं अभी, पर ना जाने क्यों गुंजाइश मुझे हर बार की लगती है। ये बेवजह की हंसी ना जाने क्यों अब बेकार सी लगती है। चलिए, आप मैंने दो लाइनें बोला था, बट जब मैं सुन रहा था तो मुझे रोका इसलिए क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था कि आप बोल रहे हो, मुझे भी कहीं ना कहीं समझ आ रही थी आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तो चलिए अब शुरुआत आगे भी तो आगे चलते हैं, कन्वर्सेशन को आगे लेके चलते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि जब एक लड़की जो है वो किसी प्रोफेशन को चुनती है, जैसे आप इवेंट्स में जाना पड़ता है, वहाँ पे आप लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, फैमिली सपोर्ट काफ़ी मायने रखता है किसी भी प्रोफेशन में अगर लड़की जाती है। तो फैमिली की बात करें तो फैमिली किस तरीके से सपोर्ट करती है? फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन है आपके साथ? फैमिली में मेरी मम्मा पापा हैं, दीदी हैं एंड वो तीनों ही बहुत सपोर्टिव हैं, तो ऑब्वियसली तभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मतलब एक और चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, जैसे कैसे फैमिली की बात करी तो आप काफ़ी इवेंट्स में आप जो है वो जाते हैं, वहाँ पर आपको बुलाया जाता है, चीफ गेस्ट भी आप जाते हैं, वहाँ पे आप शायरी अपनी पोइट्स जो है आप जो आपने लिखा होता है वो आप वहाँ पे लोगों को सामने रखते हैं, लोग भी काफ़ी सराहते हैं उन चीज़ों को। किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि एक लड़कियों की अगर बात की जाती है तो वो एक दायरा सीमित रहता है, उसके अंदर उतनी चीज़ों के अंदर, किताबों के अंदर। घर की बात करें तो आज जब कोई मिडिल क्लास फैमिली या फिर हायर क्लास फैमिली सोसाइटी की बात करें तो दोनों लड़कियों की जहाँ भी बात आती है वहाँ पर यही होता है कि आप पढ़ाई करिए, आप अपना कैरियर देखिए, इस फील्ड में जाइए, यहाँ पर ये होगा तो पढ़ाई छूट जाएगी। वो तमाम चीज़ों को पीछे छोड़कर जो स्टेज था, स्टेज का जो एक्सपीरियंस रहता है वो लाइफ में किस तरीके का रहता है और वो कितना जो है इम्पैक्ट आपकी रियल लाइफ में भी डालता है? स्टेज का एक्सपीरियंस, मैं ऑन स्टेज बहुत ज़्यादा रहती हूँ तो मेरे स्टेज के एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हैं। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा था एंड मेरे जो स्टार्टिंग की ही मतलब मेरा सेकंड थर्ड इवेंट था एंड वहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला। एक्चुअली वो क्या था कि अगर हम नॉर्मली किसी भी इवेंट पर जाते हैं तो वहाँ पर लिमिटेड ऑडियंस होती है कि यहाँ पर मतलब 30 रहेंगे 40 रहेंगे, मतलब ऐसा लिमिटेड रहता है। बट जो मेरा सेकंड थर्ड इवेंट था ना वो ओपन था एंड वहाँ पर और सिटी से भी लोग आए थे। तो वहाँ पर पहले मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, मुझे जाना चाहिए स्टेज पर क्योंकि इतनी ज़्यादा ऑडियंस थी एंड मुझे लगा मतलब वहाँ पे जो ऑडियंस थी ना वो सपोर्ट ही नहीं कर रही थी, क्योंकि ऑडियंस का सपोर्ट बहुत मैटर करता है। अगर कोई और भी स्टेज पर आ रहा था ना तो मैं देख रही थी यार ये उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो मैं जाऊँगी तो ये बोलेंगे कि नींद आ रही है उतर जाओ। तो बट जब मैं स्टेज पर गई एंड मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला ऑडियंस से कि मैं बता नहीं सकती। एंड वो मेरा सेकंड थर्ड इवेंट था तो मतलब वो मेरे एक्सपेक्टेड ही नहीं था। एंड उसके बाद
जो और सिटीज से लोग आए थे एंड वो पास आ रहे थे मैम सेल्फी या मतलब और भी इवेंट्स के लिए ऑफर्स आए उसके बाद, तो मतलब मेरा स्टार्टिंग के इवेंट से ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा ऑडियंस का। ऑडियंस की बात करी, चलिए एक और चीज़ जानना चाहूँगा आपसे। फीमेल्स की बात करते हैं तो लड़कियों के साथ इतनी सारी दिक्कतें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। अभी अगर बात करें तो कश्मीर के अंदर जिस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है उनके ऊपर, ऐसे अटैक्स किए जाते हैं, तमाम चीज़ें, हालांकि वो चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करूँगा, वो एक सोसाइटी के अंदर दीमक की तरह कुछ लोग हैं जो सोच अपनी वैसी रखते हैं। लेकिन कितना आपको लगता है कि अब टाइम बदल चुका है और वो ईरा एक जो था उस ईरा को बदलने का वक्त आ चुका है और लड़कियां जो हैं वो लीड बाय एग्जाम्पल जो हैं वो अब सामने आ रही हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारी डिफेंस फोर्सेज से लेके चाहे चंद्रमा तक जाने की बात हो तो लड़कियां वहां पर भी हाथ जो है वो आजमा रही हैं। अब क्या लगता है कि उस सोच को बदलने का वक्त आ चुका है और पेरेंट्स के लिए खासकर क्या मैसेज दोगे कि आप अगर आपकी बेटी जो है वो किसी फील्ड में जाना चाहती है तो किस तरीके का सपोर्ट वो अपनी बेटियों को करें ताकि वो भी बेटों की तरह अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें? आई थिंक चेंजेस तो अब आ ही रहे हैं, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी साइड पीछे रह रही है, बहुत ज़्यादा चेंज आया एंड आजकल पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं इस चीज़ को लेकर, तो मुझे नहीं लगता किसी मैसेज की ज़रूरत है क्योंकि ऑब्वियसली। ठीक है, चलिए लास्ट एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे। शायरीज करते हैं, कविताएं करते हैं, लिखते हैं आप, तो एक राइटर जो होता है तो उसका एक सपना रहता है, ड्रीम रहता है कि मैं कोई किताब पब्लिश करूं जो जिसका जो मेरे नाम की पब्लिश हो, फिर वो जब भी कोई इसे पढ़े तो लास्ट में जब स्टार्टिंग में पेज खोले लास्ट में खोले तो वो मेरा नाम दिखे उस पर, जहाँ जहाँ मेरी सिटीज़ में जहाँ जहाँ कंट्रीज़ में वो किताब जाए, तो फिर वो किताब अगर ज़्यादा सेल होती है, ज़्यादा उसको व्यूज़ मिलते हैं तो वो उसके लिए वो नॉमिनेशन फिर उसको अवार्ड्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी मिलते हैं। ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट अभी जहन में है कि पलक वसीम जो है वो जम्मू से जिस तरीके से बाकी ऑथर्स काम कर रहे हैं इस फील्ड में, पलक वसीम जो है वो भी जाएगी और एक किताब पब्लिश करेगी या 2 करेगी या 3 करेगी, टारगेट लेके चल रहे हैं कि आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, जल्दी जी काम चल रहा है, समझ सकते हैं? जी बिल्कुल। चलिए, क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली जब हम राइटर से बात करते हैं तो उन्हें बड़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो जब मेरी लास्ट टाइम जम्मू के एक यूथ आइकन से बात हुई, वो भी महज 19-21 साल के हैं, तो उन्होंने किताबें जो पब्लिश करी उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ जब मैंने किताबें लिखी। तो क्या होता है कि जब हमें अवार्ड्स के लिए तो सारे बुला लेते हैं कि आइए किताबें, फोटो खिंचवाइए, आपने किताब लिखी, आपको नेशनल अवार्ड मिला है, लेकिन उसे खरीदना कोई नहीं चाहता, खरीद के कोई पढ़ना नहीं चाहता, कहते हैं कि फ्री में मिलेगा तो पढ़ लेंगे। यानी कि अगर उन्होंने कहा कि मैं अमेजोन पे हूँ, अमेजोन पे मैंने फ्लिपकार्ट पे ऊपर मैंने रखा हुआ है, शॉप्स के ऊपर मैंने बुक्स जो है वो दी हुई हैं, ऑनलाइन लोगों को डिस्काउंट्स जो है वो रखे हुए हैं, लेकिन यानी कि सपोर्ट जो है गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए होती है, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, सोसाइटी हो गई, वो लोग इस प्रोफेशन को उतना सपोर्ट नहीं देते जितना बाकी प्रोफेशन को दिया जाता है। ऐसा क्यों लगता है? मुझे लगता है कि सपोर्ट तो होता ही है कहीं ना कहीं, बट सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, हम किसी का पर्सपेक्टिव चेंज नहीं कर सकते, तो इट्स ऑल अबाउट कहीं ना कहीं ये तो नहीं रहता कि लिखा हुआ है तो एक बोरिंग होगा बुक रीडिंग, क्योंकि आजकल हर एक चीज डिजिटली फोन में अवेलेबल है, तो ई बुक्स आ जाती हैं फोन में, इंसान पिक्चराइज मोड में देखता है, फोन में 2 मिनट में समझ आता है बुक्स को रीडिंग करे, वो तमाम चीजें आजकल डिजिटली हो चुका है। तो उसका भी रोल जो है सोशल मीडिया का भी आजकल देखा जा रहा है कि ऑथर्स जो हैं वो डिजिटली ज्यादा कनेक्ट रहते हैं, डिजिटली ही अपनी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, डिजिटली वो भी लिख रहे हैं, डिजिटली किताबों को पब्लिश कर रहे हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है इस वजह से हो सकता है कि ये चीजें रही हो। हाँ, आजकल ई बुक्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर हैं, तो शायद ये रीज़न हो सकता है, बट अगर मैं अपनी बात करूँ या जो लोग मेरे सराउंडिंग्स में हैं, तो मतलब आई फील कि आई पर्सनली लाइक रीडिंग बुक्स रेदर देन ई बुक्स। तो हाँ, मतलब सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है कि किसी को ई बुक्स पसंद हैं, किसी को बुक्स सामने रख के पढ़ना पसंद है। चलिए ये तो हो गया कि चलिए आपको मैंने बता दिया, ऑडियंस से आपको रूबरू करवा दिया, आप लिखते हैं, आप कविताएं लिखते हैं, आप शायरी करते हैं, पर्सनल लाइफ में जो आपकी पर्सनल रूटीन रहती है इन चीज़ों के अलावा उसमें पलक क्या करती है, लोग वो भी जानना चाहेंगे। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं BA कर रही हूँ फ़िलहाल, और साथ ही साथ मैं कॉम्पिटिटिव के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ, तो ये है। मतलब आप UPSC की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। चलिए पलक को पसंद क्या है, मतलब जिस तरीके जम्मू की बात आती है तो लड़कियों को काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पसंद होती हैं, शॉपिंग करना, घूमना, तो राइटिंग ही करते रहते हैं कि बाकी चीज़ों पर भी ध्यान है कि नहीं वो चीज़ें भी हैं लाइफ में उनको भी रखना है? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा शॉपaholic हूँ, तो लड़कियाँ तो होती ही हैं। तो बाकी और क्या क्या पसंद है पलक को? मुझे मतलब आई वुड से कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, मतलब इट्स अपॉन माई मूड कि अगर मुझे उठना है कि नहीं, बट हाँ अलार्म रोज सुबह लगाती हूँ और उठती भी हूँ। वॉक पर जाना से पहले उठ जाते हैं कि बाद में उठते हैं? मेरे साथ एक्चुअली ऐसा होता है कि अलार्म बजने वाला होता है एंड मुझे
नींद में ही पता चल जाता है कि 5-10 मिनट पहले कि मुझे उठना है, एंड मैं 5-10 मिनट पहले ही उठ जाती हूँ। एंड मुझे वॉक पर जाना बहुत ज़्यादा पसंद है और अपने साथ टाइम बिताना। ऐसे भी तो राइटर्स जो रहते हैं उनका जब तक माइंड जो है वो कॉन्शियस जो है वो अलो नहीं करेगी उनको, तो वो कुछ लिख नहीं पाएंगे। उसके लिए उनका साउंड बॉडी के साथ साउंड माइंड जो होना बहुत आवश्यक रहता है, इसलिए तो वॉक तो नेसेसरी रहेगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आखिर में मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि अब आप जिस तरीके से इस फील्ड को चुनकर चल रहे हैं, क्या लगता है आने वाले दिनों के अंदर अपने ड्रीम के साथ साथ इसको भी, जब आप आईएएस या फिर आप आईपीएस बन जाते हैं उसके साथ साथ इसको फॉलो करते रहेंगे, या फिर वो दौर जो है वहीं पर रुक जाएगा? नहीं, बिल्कुल ये साथ चलता रहेगा। साथ चलता रहेगा। जी जी जी। अब जब लॉकडाउन का दौर चल रहा था तो उस समय आपके द्वारा एक सीरीज जो थी उसे भी लॉन्च किया गया था, जज्बात जिसका नाम था। क्या कुछ खास था उसमें और उसका मोटिव क्या था मेन लाने का उस सीरीज को? जी बिल्कुल खास था उसमें। एक्चुअली तब लॉकडाउन था और मैं खुद एक पोइट हूँ, तो मतलब सब घर पे थे एंड लाइक ऐसे हम इवेंट्स में जाते रहते हैं, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करते हैं, बट उस टाइम मेरे जैसे और भी बहुत ज़्यादा राइटर्स थे जो घर पर बैठे थे एंड सिर्फ उनके जो जज्बात थे वह पन्नों तक ही रह चुके थे। तो हमने उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था। हमने एक सीरीज़ लॉन्च की थी जज्बात के नाम से एंड उसका टैगलाइन ये थी, एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो उसमें बहुत सारे राइटर्स ने परफॉर्म किया था। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था जो हमारी फर्स्ट सीरीज़ थी एंड ऐसे ही अब आगे और भी सीरीज़ आती रहेंगी। इस तरह की सीरीज फिर से जो है वो शुरू हो सकती हैं और आने वाले दिन में हमें देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब अब आप जो बुक पब्लिश कर लिखने जा रहे हैं उसे आप जैसे आप खुद कह रहे हैं कि आने वाले समय में बुक्स भी आपकी मिल सकती हैं, देखने को मिल सकती हैं, उसे हम रीड कर सकते हैं। तो फिर कुछ जो आपने लिखा है तो वो भी आपके अंदाज में हो जाए ऑडियंस के लिए एक बार फिर से, क्योंकि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा साथ साथ में। जी जी बिल्कुल। मैंने लिखा था कि मैं अक्सर भीड़ में खुद ही को ढूंढा करती हूँ, कि मैं अक्सर भीड़ में खुद ही को ढूंढा करती हूँ, खो गई हूँ ना शायद इसीलिए, कि मैं राह चलते मुसाफिरों को अपना पता नहीं बताती, कि मैं राह चलते मुसाफिरों को अपना पता नहीं बताती, पता खो चुकी हूँ ना शायद इसीलिए, मैं अंधेरे में सिमट कर रोना पसंद करती हूँ, कि मैं अंधेरे में सिमट कर रोना पसंद करती हूँ, औरों के सामने दिखावा लगता है ना शायद इसीलिए, कि मैं खाली सड़कों को देख वक्त गुजार लिया करती हूँ, कि मैं खाली सड़कों को देख वक्त गुजार लिया करती हूँ, महफिलों से थोड़ी जमती कम है ना शायद इसीलिए, कि मैं कैद नहीं करती लम्हे बस जी लेती हूँ आजकल, कि मैं कैद नहीं करती लम्हे बस जी लेती हूँ आजकल, वो पुरानी यादें थोड़ा दुख देती हैं ना शायद इसीलिए, कि मैं अक्सर भीड़ में खुद ही को ढूंढा करती हूँ, खो गई हूँ ना शायद इसीलिए। देखिए आप कविताएं भी बता रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि जिस तरीके से यूथ जो है वो आज स्टडीज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी पोइट जो आप लिख रहे हैं, जो राइटिंग कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उसकी झलक भी साफ तौर पर दिख रही है कि मॉडर्नाइजेशन जो है इसमें साफ तौर पर नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं वो लव फीलिंग्स की बात करें, सैड फीलिंग्स की बात करें, कहीं ना कहीं इमोशंस की बात करें, उन सभी को आप समेट कर जो है एक चीज़ में जो है वो दायरा जो है वहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए अब सबसे बेस्ट मोमेंट की बात करेंगे अब तक की, जो आपकी स्टेज पर रही, वो क्या रही जो सबसे खास रही, जिसको आप कभी नहीं भूल सकते, सबसे बेस्ट वाली? मैंने पहले आपको इसके बारे में बताया कि वही जो मेरा सेकंड थर्ड इवेंट था तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला था। वो ओपन इवेंट था एंड वहाँ पे बाहर सिटी से लोग आए थे एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो वो दिन मैं भूल ही नहीं सकती मेरी लाइफ का, क्योंकि वो मेरे इस फील्ड में शुरुआती दौर था एंड शुरुआती दौर में जब वो चीज़ आपके साथ होती है ना तो वो बहुत ज़्यादा खुशी देती है एंड वो मुझे एक्सपेक्टेड भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पे ऑडियंस इतना सो रही थी, तो इसीलिए। सबसे बड़ा ड्रीम जो आपका इसी फील्ड से जुड़ा हुआ, अगर बात करूँ राइटिंग की स्किल्स की बात करें, चाहे पोइट की बात करें, चाहे आप शायरी की बात करें, सबसे बड़ा ड्रीम आपका क्या है कि इस फील्ड में मुझे कहाँ पर अपने आप को रखना है, वो क्या होगा? फिलहाल तो यही बुक पब्लिश का सोचा है हमने, तो यही।
तो ये आप जो जितना भी लिखते हैं जो भी करते हैं, आप अकेला आपका दिमाग आप इसके पीछे पूरा डालते हैं कि कोई टीम वर्क इसके पीछे है कि वो आपको सपोर्ट या हेल्प करता है उसमें आप करते हैं, ये भी जानना चाहूँगा। नहीं, देयर इज़ नो टीम वर्क। ये मैं खुद ही लिखती हूँ, सोचती हूँ। एंड एक्चुअली ये सोचती नहीं हूँ, मैं बताती हूँ ये क्या रहता है कि मैं कई बार जैसे चपाती बना रही हूँ या कई बार मैं स्टडीज़ कर रही हूँ या कई बार मैं ऐसे ही फ्री बैठी हूँ, टीवी देख रही हूँ, फ़ोन चला रही हूँ एंड मुझे सडनली ना थॉट माइंड में स्ट्राइक कर जाता है। तो फिर वो मैं जल्दी जल्दी पहले सारे काम छोड़ के, कोई भी काम कर रही हूँ वो छोड़ देती हूँ एंड सबसे पहले मैं वो लिख के आती हूँ अपनी डायरी पे। अगर मैं बाद में भूल गई फिर क्या होगा, तो इसीलिए ये ऐसा रहता है। मैं ऐसा नहीं रहता कि मैं खुद पहले डायरी खोलती हूँ फिर सोचती हूँ कि आज लिखूंगी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हमेशा खुद ही माइंड में थॉट आ जाता है और वो मैं पन्नों पे उतार देती हूँ। इस चक्कर में चाहे घर वाले भूखे रह जाएं बट आप अपना काम करते रहेंगे। नहीं, एक्चुअली जो एक लाइन माइंड में आती है वो लिख देती हूँ, फिर बाकी उसको बाद में कंप्लीट करती हूँ। चलिए, ये जिस तरीके का आपने जिस तरीके से कहा कि ये एक्सपीरियंस जो रहता है लिखने से लेके, तो मैनेज कैसे करते हैं सारी चीज़ें? जैसे आपने खुद कहा कि कोई चीज़ कर रहे हैं तो फिर छोड़ के जाना पड़ता है, तो जब स्टडीज़ चल रही होती हैं, तो अगर आप क्लासरूम में तो आपको कोई थॉट आ गया, क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है तो आपके पास थॉट आ गया, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे कि वहाँ से वहाँ जाएंगे? तो वो चीज़ें मैनेज स्टडीज़ के साथ कैसे मैनेज करते हैं इस प्रोफेशन में? मैनेज करना पड़ता है, अब दोनों चीज़ें तो हो जाता है, अब हमें आदत हो गई है। अब आदत हो गई है। हाँ। तो फिर जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें देखा जाता है कि मैक्सिमम टाइम 6 to 8 आवर्स स्टडीज़, जहाँ इस तरीके टाइम देना पड़ता है उनको, अपनी स्टडीज़ को भी टाइम देना, उसको भी टाइम देना, लिखने के लिए भी वक्त चाहिए, क्योंकि लिखेगा इंसान तभी जब पीस होगी, जब इंसान अकेले में बैठेगा, एकांत में बैठेगा, थोड़ा सा समय लेगा कि ये राइम बन रही है, इस राइम को इस तरीके से जोड़ना है, इसको अच्छा भी लगना चाहिए अगले इंसान को, एज ए ऑडियंस आपने उसको देखना है, लिखना है, वो तमाम चीज़ें। तो मुश्किल नहीं लगता आपको या फिर अब हैबिचुअल हो गया, अब चलता रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब लिखना सुकून देता है तो बस लिख देती हूँ। और जिस तरीके से लोगों के अलग अलग हॉबीज़ रहती हैं, राइडिंग करना, फिर बाइसाइकिलिंग करना, या फिर उनको सिंगिंग करना, डांसिंग करना, वो उसके साथ साथ इसको जोड़ते हैं, तो वो आप उसी तरीके से इस प्रोफेशन को भी रिलेट करते हैं? जी बिल्कुल। चलिए, बाकी लड़कियों के लिए जो, क्योंकि मैं आपको हम जानते हैं कि आप सोशल मीडिया पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, तो इंस्टाग्राम पे आपके काफ़ी सारे फॉलोअर्स भी हैं, वहाँ पे जितनी लड़कियाँ आपको देख रही हैं आप उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन बन सकते हो और वो आपको एज ए इंस्पिरेशन फॉलो कर सकते हैं। उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे, जिन लोग, जो बच्चियाँ, जो बेटियाँ, जो बहनें जो हैं चाहती हैं कि हम अपने हुनर जो हमारा है, जो हमारी हॉबी है, उसमें हम जो है आगे जाएँ, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? अब मुझे लगता है कि ये टैलेंट ना बहुत कम लोगों में होता है, मतलब सबके अपने अपने टैलेंट्स होते हैं, तो बहुत कम लोगों में होते हैं, तो उस टैलेंट को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, बेशक मतलब कुछ भी हो जाए, तो मतलब उस कॉन्टिन्यूटी जो होती है वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। बाकी जब आप बुक पब्लिश करेंगे तो सबसे पहला इंटरव्यू बहू एक्सप्रेस पे रहेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पलक आपका हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि बहू एक्सप्रेस की मैसेज ये मुहिम रही है और हम चाहते हैं कि जम्मू का यूथ जो है वो जनता तक जाए और जनता को पता चले कि हमारे जम्मू के अंदर कितने टैलेंटेड बच्चे हैं जो अपने अपने दम पर जो है वो अपने अपने हुनर को जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं और जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो नेशनल लेवल तक नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक जो है वो रोशन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो हमारे साथ पलक थे, जम्मू से हैं, आप ही की अपनी जम्मू की बेटी हैं और अपनी स्टडीज़ के साथ साथ यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, उसके साथ साथ कविताएं लिखती हैं, उसके साथ साथ शायरी करते हैं, राइटिंग लिखते हैं। जल्द ही अपनी बुक जो है वो पब्लिश होगी, इनकी जैसे ही होगी वो बुक भी आप तक पहुंच जाएगी। इंस्टाग्राम पर यूथ आइकन है, लोग फॉलो करते हैं, इवेंट्स को जो है वो होस्ट करती हैं, तो हमने सोचा कि इनको आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि महज 18 साल की उम्र है और 18 साल की उम्र में एक बच्ची जो है वो किस कदर अपने हुनर को जो है वो आपके समक्ष रख रही है, लोगों से इंटरेक्शन करती है, स्टेज पर जाने से बड़े बड़े लोगों की टांगें जहाँ काम जाती हैं, इतने लोगों के सामने अपने लिखी हुई कविता को बोलना और फिर खूब तालियां बटोरना, ये भी किसी किसी के अंदर ही हुनर जो है वो होता है। आप लोगों को क्या लगता है? आप अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगर आप भी शुपे रुस्तम हैं, आप भी कहीं ना कहीं लिखते हैं अपना नाम और आपने जो भी लाइंस लिखी उसकी 2 लाइंस जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूंगा आपसे इंटरेक्शन करने की और आपकी लिखी हुई कविता या फिर आपसे बात कर कर लोगों तक आपकी आवाज़ जरूर पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा रहा। आपको क्या लगा आज की इस कन्वर्सेशन को लेकर? आप अपने कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बहू एक्सप्रेस पर। अदिति लोगरा के साथ शुभम लंगे, बहू एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।